हेलो एवरीवन। सो एसजी फिनसर्व के Q3 के रिजल्ट्स आए हैं। कौन कॉल अभी इवनिंग में होगा कंपनी का। कुछ चीज़ों पे तो क्लैरिटी चाहिए मैनेजमेंट से, क्या उनका आगे का आउटलुक है, क्या वो आगे प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं प्लस कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स इन्होंने दिए, उसके बेसिस पे क्या आगे का आउटलुक लग रहा है इस कंपनी का, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो एसजी फिनसर्व का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग ये कंपनी करती है। मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर, एपीएल अपोलो, पॉलीकैब वगैरह, इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंसिंग करती है कंपनी। यानी उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो भी इन्वेंट्री वगैरह परचेज करना होता है डायरेक्टली इन कॉर्पोरेट से, उनको कंपनी लोन देती है। बट अमाउंट जो है ये डायरेक्टली देते हैं इनके अकाउंट में, कॉर्पोरेट्स के अकाउंट में, और उसके अगेंस्ट में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को जितना उनको इन्वेंट्री चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। तो पूरे लोन के ऊपर इनका कंट्रोल अच्छा होता है एंड इससे मेक श्योर करते हैं कि जो लोन यूज हो रहा है, जो अमाउंट यूज हो रहा है वो प्रोडक्टिव जगह पे हो रहा है। तो इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। लास्ट कुछ टाइम में ग्रोथ अच्छी रही है। इस साल पूरे साल का इनका गाइडेंस था पहले 4000 करोड़ का, फिर इसको रिड्यूस करके किया 3500 करोड़। अभी Q3 का अपडेट हमने डिस्कस किया था तो उसमें अच्छा अपडेट था, 12% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ था। अब ओवरऑल नंबर्स देखते हैं कंपनी ने किस तरीके के रिपोर्ट करें। ये इनके कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, मतलब इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये कंपनी लोन देती है, ये इनके लैंडिंग पार्टनर्स हैं, यानी यहां से कंपनी पैसा उठाती है और इनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को आगे लोन देती है। इस क्वार्टर का अगर हम इनका अपडेट देखें तो लोन बुक तो हमने देखा था 12% से ग्रो किया क्यू ऑन क्यू लेवल पे। ऑपरेटिंग इनकम में 15% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, और प्रॉफिट में भी 15% की ग्रोथ है। इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आया कंपनी का 32 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर यानी कि Q2 में पैट था इनका 28 करोड़, तो 60 करोड़ ये हो गया। प्लस Q1 में आई थिंक इन्होंने 24-25 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया था, तो मतलब कि 9 मंथ्स में 84-85 करोड़ का पैट कंपनी का हो चुका है। इनका पूरे साल का पहले गाइडेंस था 200 करोड़, फिर इसको कट करके किया 150 करोड़, फिर इसको कट करके किया 120 करोड़। तो मतलब जो अभी वाला जो गाइडेंस है 120 करोड़ का, उसको ये कंपनी बहुत आराम से अचीव कर सकती है, क्योंकि मतलब ये सेम पैट भी अगर ये रिपीट करते हैं Q4 में 8-9% का भी ग्रोथ आया तो भी वो गाइडेंस अचीव हो जाएगा। सेम लोन बुक के साथ में 3500 करोड़ का गाइडेंस है, 3200 हो चुका है, तो अगर 8-9% का भी ग्रोथ आता है Q4 में तो आपका ये वाला गाइडेंस भी अचीव हो जाएगा। एनपीए इसमें नील है, मतलब ये बिजनेस मॉडल ही इस तरीके का है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का। जैसे हमने डिस्कस किया कि पूरे ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल लेंडर का बहुत स्ट्रांग होता है। तो इंडस्ट्री में जो बाकी लेंडर्स भी हैं उनका भी एनपीए आपको दिखेगा काफी लो लेवल पे है, क्योंकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मिस यूज तो कर नहीं सकता उस फंड को। जब भी वो उसकी इन्वेंट्री क्लीन होगी वो जो पेमेंट है अपने लेंडर को वापस करेगा। हाँ, सिर्फ ये रिस्क हो सकता है कि अगर मतलब डिमांड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका वो इन्वेंट्री क्लीन ना हो टाइम पे, तब वो डिफॉल्ट कर सकता है, वो पेमेंट मतलब लेट से देगा। लेकिन उसमें भी क्या बोलते हैं उसको, परमानेंटली वो उसमें डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टॉप क्लॉज का जो इसमें मतलब स्टॉप सप्लाई का जो इसमें क्लॉज है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, उससे उसका बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो ये जो लेंडर है जैसे एसजी फिनसर्व है, ये अपने कॉर्पोरेट्स के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉर्पोरेट आगे उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को और इन्वेंट्री नहीं देगा जब तक वो पेमेंट देना स्टार्ट नहीं करता अपने लेंडर को। तो इस तरीके का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वजह से एनपी इसमें हमेशा से कम ही रहते हैं। फिर आरओए अगर हम देखें तो 4.5% के आसपास का आरओए है। आरओई भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है, 9.5 से 10.5% हो गया इस 9 मंथ्स के अंदर। देन ये सारे नंबर्स में एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कंपनी का वाई वाई बहुत ज्यादा दिख रहा है। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर इनका आई थिंक वो आरबीआई के साथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ था जहां पे इनको लोन बुक को डीग्रो करना पड़ा था, तो लो बेस की वजह से इनका इंटरेस्ट इनकम भी काफी काफी हाई रेट पे दिख रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमको काफी ज्यादा दिख रहा है, इसलिए हमको क्यू ऑन क्यू कंपेयर करना है। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो आगे का इन्होंने आउटलुक दिया है, जो आगे स्ट्रेटेजी बताई है कंपनी ने। तो एक तो इन्होंने बताया पोर्टफोलियो मिक्स इनका कैसे रहेगा आगे चल के। अभी जैसे इनकी डिपेंडेंसी एपीएल अपोलो ग्रुप के ऊपर काफी ज्यादा है, 40% जो है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी वही करती है। आगे इनका टारगेट है कि उसको हम कर देंगे 35%, मतलब जो बाकी एंकर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ इनका मिक्स जो है बढ़ेगा। नॉन सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में भी कंपनी अपना जो एक्सपोजर है उसको आगे और बढ़ाएगी या मेंटेन रखेगी, यानी जो लैब का प्रोडक्ट हो गया या और जो लैंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कंपनी एंटर करेगी। और सप्लाई चेन में जो आपके वही मतलब नॉन अपोलो एपीएल अपोलो ग्रुप है उस वहां पे अभी 30% है, उसको ये 35% करेंगे। तो एक तो पोर्टफोलियो मिक्स इनका मतलब चेंज होगा आगे चल के। दूसरा, कंपनी ने गाइडेंस दिया है लोन बुक के ऊपर और पैट के ऊपर। तो लोन बुक में इनका कहना है कि 2030 तक हमारा जो लोन बुक है वो 20% से ग्रो करेगा। मतलब अभी है 3200 करोड़ और मार्च में ये टारगेट कर रहे हैं 7500 करोड़ मार्च 2030, यानी कि मोर देन डबल होगा, लेकिन कैगर है 20% का। प्रॉफिट में इनका कहना है 120 करोड़ हम अभी कर लेंगे, जो अभी हमने देखा बहुत आराम से कंपनी उसको अचीव कर सकती है। और नेक्स्ट 4 ईयर्स में इनका टारगेट है 30% के कैगर, यानी कि 375 करोड़, तो मोर देन 3x होगा पैट इनका अगले 4 साल के अंदर।
और साथ में अगर आप रिटर्न रेशियोज देखो तो वो भी इंप्रूव होंगे। आरओए कंपनी का अभी लगभग 4.5% है, इसको ये 5% का प्लान कर रहे हैं। और आरओई जो अभी 10% हो चुका है, कंपनी इसको 50% और इंप्रूव करने को देख रही है। 10% से 15% का इनका टारगेट है टिल FY 2030। तो ये इन्होंने गाइडेंस दिया है। अब ये आएगा कैसे, तो कंपनी कह रही है कि ये 5-6 चीजें हम करेंगे। सबसे पहले वॉलेट शेयर गेन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनके और ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हम टारगेट करेंगे। दूसरा, नए कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे, यानी मार्केट में जो बाकी कॉर्पोरेट्स है उनको ऑनबोर्ड करेंगे। अभी रिसेंटली इन्होंने महिंद्रा को ऑनबोर्ड किया था। और फिर है तीसरा, डीप टियर फाइनेंसिंग। डीप टियर फाइनेंसिंग क्या है, तो अभी ये एसजी फिनसर्व क्या करते हैं कि मतलब 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट के बाद हो गया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आपका थर्ड लेवल होता है रिटेलर्स का। तो अभी कंपनी कॉर्पोरेट से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की फाइनेंसिंग करती है, उनको जो इन्वेंट्री चाहिए। और इस आगे चल के कंपनी क्या प्लान कर रही है कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के जो नीचे रिटेलर्स आते हैं उनको कंपनी लोन देगी, उनकी फाइनेंसिंग करेगी। तो वहां पे इनको यील्ड भी अच्छा मिलेगा, यानी कि पर लोन मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा जब मैं और नीचे लेवल के कस्टमर्स को टारगेट करूंगा। तो वो इनका प्लान है। फिर नए प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करेगी आगे चल के, पार्टनरशिप्स करेगी बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक के साथ में, और कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इनके प्लान मतलब कंपनी कर रही है स्टार्ट करने का। सो उसमें क्या क्या है, एक तो इनको अभी रिसेंटली आरबीआई से अप्रूवल मिला है ये फैक्टरिंग के लिए, तो ये कंपनी स्टार्ट करेगी। फैक्टरिंग क्या होता है, तो जैसे केन्स में हमने डिस्कस किया ना कि उनकी मैनेजमेंट बोलती है हमारे रिसीवेबल अभी बहुत हाई है, लेकिन सेकंड हाफ तक उसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, यही फैक्टरिंग से। मतलब कॉर्पोरेट क्या करता है, उनकी जो रिसीवेबल्स हैं वो किसी लेंडर को, एनबीएफसी को वो मतलब एक तरीके से सेल कर देता है। इनवॉइस फाइनेंसिंग भी बोलते हैं जिसको। लेंडर उसके अगेंस्ट में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर केन्स का वो पूरे इनवॉइसिंग 1 करोड़ का अमाउंट बनता है, तो लेंडर उस 1 करोड़ में कुछ फी चार्ज करेगा, कुछ इंटरेस्ट उसमें ऐड करेगा, और वो अमाउंट कट करके बाकी का अपफ्रंट कैश उस कॉर्पोरेट को दे देगा। कॉर्पोरेट को फायदा क्या है, उसका वर्किंग कैपिटल मतलब जो है वो काफी स्मूथ हो जाता है। वो रिसीवेबल उसको आना था मान लो 90 डेज के बाद, लेकिन उसको अभी इन्वेंट्री चाहिए, अभी उसको एक्सपैंड करना है, नया मशीन लगाना है, तो उसके लिए उसको अपफ्रंट कैश मिल जाता है। तो ये वाला प्रोडक्ट कंपनी को अप्रूवल मिल गया, ये कंपनी स्टार्ट करेगी। फिर लैप ये अभी मीडियम हाई टिकट साइज का कर रहे हैं, लेकिन आगे प्लान है स्मॉल टिकट साइज के लोन भी ये देंगे। इसके बाद को लेंडिंग ये कंपनी करेगी दूसरे बैंक्स और एनबीएफसी के साथ में। सिंडिकेशन जॉइंट लैंडिंग करेगी। सिंडिकेशन हो गया जैसे मतलब किसी एक बड़े कॉर्पोरेट को मान लो एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, 1000 करोड़ का मान लो आप इंफ्रा का प्रोजेक्ट है, अब उसके लिए उसको लोन चाहिए, तो एक बैंक या एक एनबीएफसी अगर उसको वो लोन देगा तो उसका रिस्क एक्सपोजर काफी बढ़ जाएगा। सिंडिकेशन में क्या होता है कि मल्टीपल लेंडर जो हैं वो थोड़ा थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई लेंडर 300 देगा, कोई 400 देगा, कोई 700 देगा, इस तरीके का। तो ये सारी चीजें कंपनी करेगी। फिर लीड रेफरल, यानी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है डीएसए वगैरह, वहां से कंपनी लीड वगैरह जनरेट करने का प्लान कर रही है। और साथ में डिजिटल लैंडिंग, जैसे वो करते हैं ना एल&टी फाइनेंस वगैरह, कि अमेजोन के साथ में टाई अप है, फोन पे के साथ में टाई अप है, ऑनलाइन जहां पे कस्टमर को आप डिजिटल लोन दे सकते हो, ये सारे टाई अप करने के प्लान है कंपनी के। नए बिजनेसेस कौन से स्टार्ट करने को ये देख रहे हैं, तो एक तो है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब जो एनपीएस वगैरह परचेज करते हैं एनबीएफसी के, बैंक्स के, वहां पे कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। दूसरा एएमसी ये स्टार्ट करेंगे जहां पे एआईएफ पे इनका फोकस होगा। फिर इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जहां पे लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वहां पे कंपनी प्लान कर रही है। और लास्ट है आपका फिनटेक वाला बिजनेस। तो ये सारे नए बिजनेसेस कंपनी प्लान कर रही है आने वाले टाइम के अंदर। अब इसमें बाकी सारी चीजें ठीक है, आप नए प्रोडक्ट्स के अंदर एंटर कर रहे हो, मतलब एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हो, और ब्रॉडर ऑडियंस को आपको टारगेट करने का मतलब एक तरीके से फोकस है, वो भी ठीक है। नई बिजनेसेस कंपनी स्टार्ट कर रही है, वो भी ठीक है। बट मेन जो प्रॉब्लम है इनके पूरे ये अपडेट में, वो है इनका गाइडेंस वाला पार्ट। स्पेशली लोन बुक ग्रोथ का जो उन्होंने गाइडेंस दिया है 20% के कैगर का, वो मतलब काफी एवरेज है। क्योंकि अगर आप इनके बुक का साइज देखोगे अभी 3200 करोड़ है, इस साल के एंड तक 3500 करोड़ होगा, और मतलब इतने छोटे बेस के ऊपर कंपनी का प्लान है कि हम सिर्फ 20% से ग्रो करेंगे अगले 4 साल के अंदर। अभी लास्ट क्वार्टर या इनफैक्ट 1-2 क्वार्टर पहले तक इनका टारगेट था कि FY 27 में हमारा लोन बुक 5,500 से 6,000 करोड़ हो जाएगा। तो वाई आप देखो तो पहले कंपनी 40-50% का ग्रोथ टारगेट कर रही थी। अब जो इन्होंने 4 साल का गाइडेंस दिया है उसके पॉइंट से अगर हम देखें तो काफी एवरेज लगता है, सिर्फ 20% का कैगर ये प्लान कर रहे हैं। और वो भी वही पॉइंट है कि बुक का साइज काफी छोटा है। एक तो होता है कि बुक का साइज आपका बढ़ गया है, फिर ग्रोथ घट रही है, तो समझ में भी आता। क्योंकि अभी आई थिंक हमने वो मॉर्निंग में होम फर्स्ट को डिस्कस किया था, उसका बुक आप देखो 14,000 करोड़ का उनका बुक है, और उसके ऊपर वो कंपनी 25-30% पे ग्रो कर रही है आराम से। तो इनके पास तो मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग तो मतलब बहुत डीपली अंडरपेनेट्रेटेड है। इतने सारे एसएमईज एमएसएमईज हैं इंडिया में, और इनके पास में एक स्ट्रॉन्ग आप कॉम्पिटेटिव एज भी बोल सकते हो
हो, एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनी है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तो इनको वैसे ही मिलता है। तो उसके बाद भी मतलब कंपनी का ये जो गाइडेंस है 20% का, ये काफी एवरेज लगता है। हाँ, वैल्यूएशन आप बोल सकते हो 2 का प्राइस टू बुक है, 2 के आसपास का। लेकिन पॉइंट ये है कि आज के टाइम पे ये जो पूरा लेंडिंग स्पेस है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जो हमने होम फर्स्ट के वीडियो में भी डिस्कस किया। मतलब एक तो होता कि यूनिक मॉडल है और कुछ कंपनी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, जो पहले क्वार्टर तक हम डिस्कस करते थे, तो एक इंटरेस्ट बनता। बट आज के टाइम पे आप देखो, मतलब एनबीएफसीज में ही आपको दिख जाएंगे, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी दिख जाएगी, सिक्योर्ड एमएसएमईज दिख जाएगी, गोल्ड फाइनेंस एनबीएफसीज दिख जाएंगे, जो बड़े बड़े बजाज फाइनेंस है, चोलामंडलम है, श्रीराम फाइनेंस है, वो सब 20, 25, 30% पे बहुत आराम से ग्रो कर रहे हैं इतने बड़े बुक के साथ में। फिर बैंक्स में आप देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, स्मॉल साइज बैंक्स हैं, जैसे सीएसबी हो गया या आपका डीसीबी बैंक हो गया, मिड साइज बैंक है आईडीएफसी हो गया, फेडरल बैंक हो गया, लार्ज कमर्शियल बैंक है, ये सारे लैंडर्स आप देखोगे ना 15, 20, 25% के रेट से सब ग्रो कर रहे हैं। सबका एसेट क्वालिटी स्टेबल है, आगे और इंप्रूव ही होगा। रिटर्न रेशियोज कितने सारे लैंडर्स का एक्सपेक्टेड है आगे चल के और इंप्रूव होगा, और उनका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो यही 1.5 टू 2.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब लास्ट क्वार्टर तक क्यों थोड़ा सा इंटरेस्ट आता था एचडी फिनसर्व में, कि अभी का ग्रोथ अच्छा था, धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पे आ रही थी, मैनेजमेंट चेंज हुआ था, तो उससे भी एक थोड़ा सा लग रहा था कि अब इनकी ग्रोथ में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, गाइडेंस में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। बट ये सारे जो अपडेट्स हैं, मतलब एक तरीके से इसने मूड थोड़ा सा अपसेट कर दिया है। अब कौन कॉल होगा, ऑफकोर्स देखते हैं उसमें मैनेजमेंट का क्या रैशनल है, क्यों गाइडेंस इन्होंने कट किया है, कंजर्वेटिव गाइडेंस है, इस पर ज्यादा कंपनी ग्रो कर सकती है, ये सारी चीजें देखना होगा। लेकिन जो पहले इंटरेस्ट था इस लेंडर के ऊपर, उस तरीके का इंटरेस्ट अब है नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, अगर मैं ये सिर्फ 20% के रेंज में ही अगर मुझे ग्रोथ देखना हो। सो देखते हैं बाकी जब कॉन कॉल होगा अभी इनका, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।